क्यों हुआ, क्या मेंटालिटी थी और किस वजह से इन लोगों ने ये इस ऐप को बनाया? ये मनुवादी जो मानसिकता है, जो आरएसएस और बीजेपी की बेसिक मानसिकता है, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये मानसिकता है। तो वो हर हर एक महिला के बुनियादी तौर पे बेसिकली खिलाफ ही हैं और उनको वो बेइज्जत करके ही रखना चाहते हैं। ये उनकी बुनियादी मानसिकता है। पूरी सिख कम्युनिटी को 84 दोबारा रिपीट करने की, वो भी उसी तरह की एक साजिश है जिसमें सरकार में बैठी पॉलिटिकल लीडरशिप डायरेक्टली इन्वॉल्व है। नहीं तो अब तक इनको पकड़ के जेलों में डालना इनका फर्ज था। लेकिन जो मनुवादी मानसिकता की सरकारें हैं, वो खास तौर पे जो बहादुर कम्युनिटीज़ हैं देश की, उनको दबा के रखना चाहती हैं और इससे पूरे देश का नुकसान हो रहा है। कल अगर चाइना से लड़ाई होगी तो आप बताइए कौन लड़ेगा? लड़ेंगे तो यही ना, माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, मुस्लिम्स, SC ST OBC, यही तो है फौज में ज़्यादा से। ये हालात हमारी सरकार की कमज़ोरी की वजह से हो रहे हैं। वो देश का नुकसान कर रहे हैं अपनी छोटी राजनीतिक फ़ायदों के लिए। जो ये माइनॉरिटीज़ के प्रति, मुस्लिम्स के प्रति, सिख्स के प्रति। तो आपको लगता है कि ये कानून इस देश का कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज के लिए बिल्कुल ही अलग हो चुका है? लाइफ थ्रेट्स तो हमारे लिए मिठाई की तरह है। हर खाने के बाद मिठाई मिलती है हमें। सोचने के जज लोया का जो हाल हुआ था वही आपका हाल हो जाएगा। आप हट जाओ इससे। प्रचा साहब आप अच्छे आदमी हो, ये सब रिकॉर्डेड है। अमित शाह साहब आपको नहीं छोड़ेंगे, ये सब रिकॉर्डिंग में है। इसीलिए पुलिस भाग रही है अब कि हम रिकॉर्डिंग नहीं देंगे। पर मुस्लिम कम्युनिटी ने, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मुस्लिम एज कम्युनिटी ने ये बुली बाई के लिए या सुली बाई के लिए कोई भी महत्वपूर्ण कदम एज ए कम्युनिटी नहीं उठाया। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਲੀ ਬਾਈ ਐਪ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਐਪ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼, ਟੀਚਰ ਸਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਰਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ 84 ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਚੇਚਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋकेट ਹੈਗੇ ਨੇ महमूद प्राचा, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ जुड़ने हैं। प्राचा साहब, जिस तरीके से बुली बाई ऐप आता है उसके अंदर जो डिटेल्स हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी थोड़ा उसको डिस्क्राइब करें, दुनिया को पता लगे कि ये क्यों हुआ, क्या मेंटालिटी थी और किस वजह से इन लोगों ने ये इस ऐप को बनाया। देखिए, मनुवादी जो मानसिकता है, जो आरएसएस और बीजेपी की बेसिक मानसिकता है, वो तो मनुवादी मानसिकता है। और मनुवादी मानसिकता क्या कहती है? ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये मानसिकता है। तो वो हर एक महिला के बुनियादी तौर पे बेसिकली खिलाफ ही हैं और उनको वो बेइज्जत करके ही रखना चाहते हैं। ये उनकी बुनियादी मानसिकता है। अब उनको किसी कम्युनिटी से दुश्मनी निकालनी है तो एक तो मानसिकता ही वैसी है, तो उसकी महिलाओं पे ही अटैक करेंगे, ये मानसिकता है। दूसरा, अगर किसी कम्युनिटी को डराना है, धमकाना है, या पूरी महिला समाज को धमकाना है, डराना है, तो उसके लिए उनका चरित्र हनन करना एक सबसे आसान फॉर्मूला मनुवादियों का आज से नहीं, बहुत पहले से रहा। मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि वो एक बड़ी कंट्रोवर्सी है। तो ये इनका बुनियादी बात है। अब चलिए, ये करवा कौन रहा है, ये बुनियादी बात है। फुट सोल्जर्स को पकड़ना या पत्तों को काटना, कोई अगर पेड़ गलत है, जहरीला है, तो उसको जड़ तक जाना चाहिए अगर किसी को उसका इलाज ढूंढना है। तो ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं, पहले तो ये पहली बार नहीं है, इससे पहले सली डील्स के नाम से शुरू हुआ था। उसमें दिल्ली पुलिस ने एक FIR की थी और कुछ नहीं, उसमें सोए रहे 6 महीने तक। अब महाराष्ट्र पुलिस ने की और उसमें गिरफ्तारियां शुरू हुई। तो मेरा जहां तक मानना है, दिल्ली पुलिस इसमें अब बाद में इसलिए एक्टिव हुई है कि एक तो दुनिया को ये दिखाए कि हम भी कुछ कर रहे हैं, दूसरा ये उस केस की इन्वेस्टिगेशन को भी खराब करेंगे और इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करेंगे जो मैंने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का खास तौर पे रवैया देखा है। क्योंकि वो एक सरकार के, जो ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने CBI को केज्ड पैरेट कहा था, उस तरीके से वो एक
केज्ड पैरेट हैं सरकार के इशारे पे काम करने के लिए। स्पेशल सेल तो एक बहुत ही बड़ा केज्ड पैरेट है। तो वो जो सरकार में जो रोग एलिमेंट्स हैं या जो पॉलिटिकल लीडरशिप है अमित शाह साहब की या दूसरे, उन लोगों के कहने पर ये इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू की है, ताकि महाराष्ट्र में अगर कोई ठीक से इन्वेस्टिगेशन हो भी तो वो उसको स्कटल कर सकें, उसको ख़त्म कर सकें, ये मुझे लगता है। लेकिन अब समझने की बात यह है कि इन सब केसेस में जिम्मेदार कौन है। अगर किसी ने ऐसी ऐप बनाई या किसी धर्म के बारे में कुछ बोला, जैसे धर्म संसदी हो रही थी अभी कुछ दिन पहले तक, तो एक तो जिम्मेदारी होम मिनिस्ट्री की होती है कि इस प्रकार के जो देशद्रोह की बातें हो रही हैं वो उनको वक्त से पहले रोके। वक्त से पहले नहीं तो जब वो हो रही हैं तब तो रोके कम से कम। चलिए तब भी नहीं रोका, सो रहे थे या कुछ और कर रहे थे अमित शाह साहब और दूसरी जो सरकारें हैं, इस खास तौर पे बीजेपी की। तो जब वो घटना हो चुके तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए। और जबकि वो लोग खुद ही अपने अंदर की वीडियो बना के और उसको वायरल करते हैं ताकि दुनिया को बता सकें कि हम ये काम कर रहे हैं और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए और लोग भी हमारे साथ जुड़ो। तब भी अगर सरकार और पुलिस कार्रवाई नहीं करती, धर्म संसद पे भी देख लीजिए किस तरीके से लचर कार्रवाई हो रही है, चाहे वो छत्तीसगढ़ी क्यों ना हो। असली मुकदमा दर्ज ही नहीं किया जा रहा है, देशद्रोह का और SC/ST एक्ट का मुकदमा अभी तक दर्ज ही नहीं हुआ। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो सरकार में पॉलिटिकल लीडरशिप है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन सब कार्यक्रमों में। बुल्लीबाई में भी, धर्म जो संसद हुई उसमें भी, और अभी जो लेटेस्ट जो धमकियां दी जा रही हैं पूरी सिख कम्युनिटी को 84 दोबारा रिपीट करने की, वो भी उसी तरह की एक साजिश है जिसमें सरकार में बैठी पॉलिटिकल लीडरशिप डायरेक्टली इन्वॉल्व है। नहीं तो अब तक इनको पकड़ के जेलों में डालना इनका फर्ज था। अच्छा साहब, एक चीज देखने में आ रही है, मुस्लिम फीमेल पर्सनैलिटीज को इन्होंने टारगेट किया, उनकी फेक पिक्चर्स बनाई उनको बदनाम करने के लिए। मगर बड़ी जनरली मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, मुस्लिम कम्युनिटी का ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं आया मीडिया के थ्रू या इस इशू पर? क्या वो सरकार से डर गए हैं या उनको लगता है कि ये सब कुछ प्लानिंग है, हम उनके साथ इस टॉपिक पे डिस्कस ही करना नहीं चाहते? क्योंकि मैंने भी कोशिश की कि कुछ मुस्लिम लेडीज से, अपनी बहनों से बात करने की कि आप इस मसले पे हमसे बात करें, बट सबने इग्नोर कर दिया। आपको क्या लगता है, डर गई मुस्लिम कम्युनिटी सरकार के इस रवैये से? नहीं, कम्युनिटी देखिए, ना मुस्लिम कम्युनिटी डरेगी, ना सिख कम्युनिटी डरेगी, ना क्रिश्चियन कम्युनिटी डरेगी, ना बौद्ध कम्युनिटी डरेगी। डरने का सवाल ही नहीं उठता। ना शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ना OBC, ये कोई भी कम्युनिटी डरने वाली है ही नहीं। हाँ, इनकी जो लीडरशिप है सबकी, वो ऐसी है कि वो उनके तार, या तो उनके तार जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं मनुवादियों से, RSS से, इसलिए वो इन बहादुर कम्युनिटियों को के पैरों में बेड़ियां बांध के रखती है, या फिर उनको समझ ही नहीं है कि इसको टैकल कैसे करना है, या वो जेन्युइनली बुजदिल हो चुके हैं। ये सिर्फ मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। कम्युनिटीज ये सारी बहादुर हैं। मुस्लिम महिलाओं ने CA NRC की प्रोटेस्ट करके दिखा दिया कि किसानों को भी उन्होंने ही रास्ता दिखाया कि इस तरीके से आप पीसफुल प्रोटेस्ट करोगे तो आपके हक मिलेंगे। तो ये तो मुस्लिम महिलाओं की ताकत देख ली आपने। सिख कम्युनिटी की बहादुरी के बारे में मैं कुछ बोलूं तो वो उसकी मैं जरूरत ही नहीं समझता। लेकिन जो मनुवादी मानसिकता की सरकारें हैं, वो खास तौर पे जो बहादुर कम्युनिटीज हैं देश की, उनको दबा के रखना चाहती हैं, और इससे पूरे देश का नुकसान हो रहा है। कल अगर चाइना से लड़ाई होगी तो आप बताइए कौन लड़ेगा? लड़ेंगे तो यही ना, माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, मुस्लिम्स, SC/ST, OBC, यही तो है फौज में ज्यादा सब। तो इन लोगों को अगर आप दबा के रखोगे तो उसका अंजाम देश के लिए बहुत बुरा होगा, और वो हो भी रहा है। आप देख ही रहे हैं कि आज चाइना हमें आके दिखा रहा है, पाकिस्तान आके दिखा रहा है, और दूसरे देश भी। चाइना हमारे चारों तरफ जिस तरीके से घेराबंदी कर रहा है, श्रीलंका में, मालदीव्स में, बांग्लादेश में, भूटान में, तिब्बत तो कब्जे में ही कर रखा है चाइना ने। मैं तो भूटान की बात कर रहा हूँ, श्रीलंका की बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, मालदीव्स की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान तो उनका एक तरह से सहयोगी ही है। तो ये हालात हमारी सरकार की कमजोरी की वजह से हो रहे हैं। वो देश का नुकसान कर रहे हैं अपनी छोटी राजनीतिक फायदों के लिए, जो ये माइनॉरिटीज के प्रति, मुस्लिम्स के प्रति, सिख्स के प्रति और क्रिश्चियंस के प्रति, बौद्ध के प्रति नफरत पैदा करके जो ये मनुवादी मानसिकता कर रही है,
वो हमारे देश का नुकसान कर रही है। जैसा पहले अगर हम पिछले 30-40 साल के हालात देखें देश के, तो पॉलिटिशियंस यही करते थे कि धर्म के नाम पर फसाद करवा दिए, दंगे करवा दिए किसी भी मसले के ऊपर पावर में आने के लिए। आज की डेट में पावर ही इन्हीं के पास है, फिर भी माइनॉरिटीज पर लगातार हमले जारी हैं। मॉब लिंचिंग मुस्लिम कम्युनिटी की लगातार कई साल तक होती रही, एकदम बंद कर दी गई है, एकदम मीडिया में आने से रोक दिया गया मैं कहूँगा तो। अब सिख कम्युनिटी को भी दंगे के लिए धमकियां दी जा रही हैं जी कि 84 में इंदिरा गांधी मत समझ लेना हमारे मोदी साहब, और ऑफिशियली जो धमकियां दी जा रही हैं वो बीजेपी के एमएलए की तरफ से दी जा रही हैं। क्या इनको डर नहीं है कि माइनॉरिटीज उनके अगेंस्ट हो जाएंगी, या उन्हें लगता है कि जो उनके सीनियर बैठे हुए हैं वो उनकी इतनी शय प्राप्त है कि जो मर्जी हम करें जाए, हमें कोई रोकने वाला नहीं? एकदम यही बात है, शय प्राप्त नहीं है, वहीं से ऑर्गेनाइज हो रहा है सब। मैं अभी आपको यही बता रहा था कि जब ये इवेंट हो गया, देखिए तब तक मैं फिर भी इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता था कि ये इस प्रकार की धमकियां 84 की दी जा रही हैं, तो चलो जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, जो सरकार है, उसको नहीं पता। जब ये हो चुका तब क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे? तो ये उन्हीं की शय पे, उन्हीं के कहने पे, उन्हीं के साथ कॉन्स्पिरेसी में ये सारे काम हो रहे हैं। अब बुनियादी बात यह है, आपने कहा कि मुस्लिम्स के साथ मॉब लिंचिंग हो रही थी बहुत सालों से, मगर उससे भी ज़्यादा SC ST के साथ हुई है एक मॉब लिंचिंग, उनका कहीं ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाता है। ये मनुवादी मानसिकता है। मुस्लिम कम्युनिटी तो उनको एक ऐसा बहाना मिल गया है, जो अब सिख कम्युनिटी को भी उसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहाने की तरह है, जिस बहाने की तरफ ध्यान बटाकर ये देश की जो आम जनता है ना, उसको उसकी नज़रों से ये छुपा सके कि इन्होंने पूरा देश बेच दिया। आज देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, आप देख ही रहे हैं, धरातल में चली गई है। अनएम्प्लॉयमेंट आप देख रहे हैं कि पिछले 8 सालों में सबसे ज़्यादा हो गई है, 8% हो गई है पिछले इसी साल में। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बढ़ रहा है, हर देश का हर एक एसेट इन्होंने बेच खाया। एयर इंडिया हो, रेलवे भी बेचने की तैयारी हो रही है, सब चीज़ें बेच दी। अडानी, अंबानी और इस तरह के इनके जो मुट्ठी भर जो मित्र हैं, जो धन पशु हैं इनके, जो वो उनको इन्होंने पूरे देश के उन्होंने लाखों लाखों करोड़ रुपए बैंकों से उधार लेके खा गए। एक तरफ हमारे कोरोना में लोग नदियों में लाशें बह रही थी, कोरोना में टोटल फेल है ये। कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं है जो देश, चाइना जो मैंने अभी आपको बताया क्या कर रहा है देश में, पाकिस्तान रोज़ हमें हमारे देश में क्या इनकर्जन्स कर रहा है वो हमें आपको पता ही है सब। लेकिन इन सब की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि ये मुसलमानों के लिए और अब सिखों के प्रति नफरत इतनी पैदा कर देते हैं कि लोगों का इन सब चीज़ों से ध्यान ही बट जाता है। साहब अगर हम देखते हैं लफ्ज़ एक इस्तेमाल किया जाता है जी कि हमने हिंदू राष्ट्र बनाना है। बीजेपी हिंदू पार्टी है, ऑफिशियल पार्टी है, कहने की जरूरत नहीं है। उनके लोग जंतर मंतर पर, हमने उन प्रोग्राम्स को कवर किया है खुलेआम। राम मंदिर का तो चलो इनका इशू सॉल्व हो गया जी, राम मंदिर बनाने का प्रोसेस उनका है। अब ये इनके जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो धार्मिक संत हैं, वो जंतर मंतर और हर पब्लिकली ओपनली बोलते हैं कि हम मुसलमानों का कत्ल करेंगे। ये वीडियोस भी आई चुकी हैं। दूसरी तरफ हमने हिंदू राष्ट्र बनाना है। अगर सिख कम्युनिटी के लोग कहीं भी खालिस्तान का लफ्ज़ का भी इस्तेमाल करते हैं, वो आपा लग जाता है। एक मेंटालिटी बना दी गई है कि अगर तुम अलग राष्ट्र की मांग करोगे, आज़ादी की बात करोगे, तो तुम्हारे लिए देश के कानून है। मगर इनके अपने धार्मिक लीडर जब वही काम खुलेआम करते हैं तो उनके लिए कानून कहीं में नहीं दिखता। तो आपको लगता है कि ये कानून इस देश का कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज के लिए बिल्कुल ही अलग हो चुका है? कानून नहीं है, जो लोग भ्रष्ट हैं, जो लोग संविधान के खिलाफ हैं, वो लोग महत्वपूर्ण पदों पे बैठ गए हैं। ये है, कानून और संविधान में कमी नहीं है। हमारे देश के सारे संस्थान जो हैं आज बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिए गए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2018 में ये बोल चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी दबाव पे है। सुप्रीम कोर्ट CBI को केज्ड पैरेट बोल चुका है। ये सब हालात हैं, आप देख ही रहे हैं सब। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा ऐसा मानना है कि हमारे देश के संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की नेतृत्व में बना था, उसमें आज भी इतनी ताकत है कि अगर मेहनत की जाए, अगर थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट किया जाए, तो आज भी ये जो लोग भारत का संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मनुस्मृति दोबारा लागू करना चाहते हैं, जिस मनुस्मृति को बाबा साहब ने 1927 में जलाया था और उसकी जगह पे संविधान लाए थे, तो ये उसको दोबारा लाना चाहते हैं। बुनियादी तौर पे ये सबसे ज़्यादा अगर खिलाफ किसी के हैं, मुसलमानों के भी इतने खिलाफ नहीं है जितने खिलाफ ये SC ST और OBC के खिलाफ हैं, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के अलावा बाकी सबको शूद्र माना जाता है।
ये दूसरे धर्मों के खिलाफ क्यों हैं, जो बुनियादी सोच क्यों खिलाफ है इनके। मैं सिखिज्म से शुरू करता हूँ। सिखिज्म का बुनियादी असूल क्या है? सब बराबर है, सब बराबर, सब बराबर, ये बुनियादी असूल इस्लाम का भी है, क्रिश्चियनिटी का भी है, बुद्धिज्म का भी है। एक ही मानसिकता ऐसी है मनुवादी, जिसमें ये कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ऊपर हैं और बाकी सब शूद्र हैं, उनसे नीचे हैं। एक ही मानसिकता है ना ऐसी। तो ये बुनियादी लड़ाई है। इंसाफ और बराबरी एक तरफ, यानी कि अंबेडकरवाद एक तरफ, और उसके सामने मनुवाद दूसरी तरफ, जो ये कहता है इंसान इंसान के बराबर नहीं होता, इंसान इंसान से छोटा और बड़ा होता है। ये बुनियादी बेसिक लड़ाई है जिसको जिसको हजारों साल तक इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया में, और अब उसको ही दोबारा लागू कराना चाहते हैं। जैसे अब संविधान की आपने बात की, भाई जगतार सिंह हवारा का केस भी आप कर रहे हैं, जितने भी आप कानून के पक्ष में बात करते हैं कहीं ना कहीं आप पर भी प्रेशर होता है। कुछ समय पहले आप पर भी रेड वगैरह पड़ी, वो क्या मैटर था, क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है आपके अगेंस्ट? मेरे अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन ये चल रही है, और वो तो 15 घंटे की रेड हुई मेरे ऑफिस में। क्यों हुई? क्योंकि मैं आरएसएस और मनुवादी मानसिकता का रोल उजागर कर रहा था कि किस प्रकार से बीजेपी और आरएसएस के ऑफिस बेयरर्स खुद दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलके मुस्लिम कम्युनिटी को के ऊपर गोलियां चला रहे थे। क्यों? क्योंकि मुस्लिम महिलाएं सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट कर रही थी। उस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलके हमले किए, मुस्लिम महिलाओं पे भी और मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर। ये बात साबित करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, परंतु इन देश के संविधान और कानून के अंदर रह के मैं ये बात साबित कर रहा था, और एक के बाद एक सबूत आ रहे थे। 32 से ज्यादा आरएसएस के ऑफिस बेयरर्स जेल में हमने बंद करा दिए मर्डर के केसेस में, और कपिल मिश्रा और दूसरे जो आरएसएस के लोग हैं वो भी एक के बाद कानून की गिरफ्त में आते जा रहे थे। तो उससे डर के मेरे ऑफिस पे रेड की। उसके अलावा भी देश के जो भ्रष्टाचार की बड़े सारे जो आईएएस ऑफिसर्स हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं या सरकार के खिलाफ हैं, वो हमारे पास बहुत सारे सबूत देते हैं जिसकी हम पीआईएल्स फाइल करते हैं। तो वो सब चीजें छीनने के लिए अमित शाह साहब ने वो रेड कराई थी। 200 के करीब यहाँ पे गनमैन आए थे और हम लोग 7-8 लोग थे, छोटी सी टीम थी हमारी। और फिर वो भारत के संविधान और देश के कानून पे हमने बिना डरे अमल कराया। तो वो यहाँ से अपना मुंह लेके नीचे गए, और बल्कि ये तक उन्होंने कहा कि हमें, हमारे ऊपर प्राचा साहब ने अटैक किया और हमें कानून का पालन नहीं करने दिया। तो मतलब ये उनकी नाकामी और उनकी फ्रस्ट्रेशन झलकाती है। मगर जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि ये कोर्ट ने ऑर्डर किया था वीडियोग्राफी करने। तो अमित शाह साहब का नाम उन्होंने, जब वो बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट हो गए तो अमित शाह साहब का नाम लेके धमकाया, और वो वीडियो में रिकॉर्डेड है, उन्हीं की वीडियो में, कि अमित शाह साहब आपको मरवा देंगे वरना आप ये केसेस छोड़ दो, देश के जो आप ये जो सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के काम कर रहे हो बंद कर दो, ये जो आपने ये जो दंगों के केसेस लिए हैं इससे आप हट जाओ। ये सब रिकॉर्डेड है, इसीलिए वो रिकॉर्डिंग नहीं दे रहे। तो इसलिए हमारे ऑफिस पे भी रेड हुई और 15 घंटे तक रेड हुई। 200 के करीब दिल्ली की स्पेशल सेल के क्रैक कमांडोज आए, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। भारत का संविधान ही जीता ना, क्योंकि हम लोग बिल्कुल ही सच्चे हैं, ईमानदार हैं, हमने कोई गलत काम किया ही नहीं कभी। लाइफ थ्रेट्स भी मिलती हैं? लाइफ थ्रेट्स तो रोज ही, मैंने आपको पहले अभी दूसरे इंटरव्यू में भी बताया था, लाइफ थ्रेट्स तो हमारे लिए मिठाई की तरह है। हर खाने के बाद मिठाई मिलती है हमें। लाइफ थ्रेट्स, लालच, सब वो सब मैं कह रहा हूँ ना, जिस दिन वो रिकॉर्डिंग सामने आएगी पूरी दुनिया देखेगी कि एक आपको जज लोया का एग्जाम्पल तक दिया पुलिस ऑफिसर्स ने कि जज लोया का जो हाल हुआ था वही आपका हाल हो जाएगा, आप हट जाओ इससे, प्राचा साहब आप अच्छे आदमी हो। ये सब रिकॉर्डेड है। अमित शाह साहब आपको नहीं छोड़ेंगे, ये सब रिकॉर्डिंग में है। इसीलिए पुलिस भाग रही है अब कि हम रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, और इसीलिए अब वो बैकफुट पे है। और भारत का संविधान, चाहे वो कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, चाहे होम मिनिस्टर क्यों ना हो, अमित शाह साहब क्यों ना हो, अगर कानून तोड़ेंगे तो फिर कानून उन्हें पकड़ेगा, कानून उनके खिलाफ एक्शन भी लेगा और उनको जेल में भी भिजवाएगा। ये भारत का संविधान। बुली भाई ऐप के ऊपर वापस आते हैं। उस ऐप के ऊपर क्या अभी तक मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से कोई केस फाइल किया गया कि भाई हमारी कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए इस तरह से ये पूरा सिस्टम बनाया गया? क्योंकि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आपने उस चीज़ को क्लियर कर दिया है, मगर कम्युनिटी की तरफ से अभी तक कोई लीगल स्टेप लिया गया? नहीं, मैं नहीं समझता, बल्कि कुछ हमारे कम्युनिटी के जो सो कॉल्ड लीडर्स बनते भी हैं, जो जिन्हें हम कहते हैं ना कि जो लोग, वो ज़्यादा बड़ा दुश्मन होता है जो हमारे साथ हो
और हमारे अंदर रह के हमारी जो जड़ों को खोखला करे। तो बहुत सारे हम मुस्लिम समाज के लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड लीडर मानते हैं, इंटेलेक्चुअल मानते हैं, फिल्म के बड़े बड़े वो मानते हैं अपने आप को फिल्म स्टार्स। उन्होंने ये कहा है कि इनको माफ़ कर देना चाहिए। तो ये सब वो लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं तार आरएसएस और मनुवादियों से जुड़े हुए हैं। तो इंडिविजुअल महिलाओं ने तो केसेस किए हैं, लेकिन कम्युनिटी ने नहीं किए। ये मैं आपको पहले ही बता रहा था ना कि हमारी जो लीडरशिप है, चाहे माइनॉरिटीज़ की लीडरशिप हो, चाहे तो एससी एसटी ओबीसी की लीडरशिप, वो कमज़ोर है। जो ये पब्लिक है वो बहुत ताकतवर है। तो ये जो हमारे सो कॉल्ड लीडर हैं वो तो उन्हीं का साथ देने को तैयार हो रहे हैं, क्योंकि इसी दिन के लिए तो इन्हें पाला जाता है कि उनको गलती और रहम आ रहा है एक ऐसी महिला पे जिसने ये गलत काम किया है। उन पे रहम नहीं आ रहा जिनकी इज्जतें इन्होंने तार तार करने की पूरे दुनिया के सामने कोशिश की, उनके बारे में तरह तरह से भद्दी टिप्पणियां की। उन 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 लोगों के ऊपर, उन महिलाओं के ऊपर बिल्कुल रहम नहीं आ रहा है ना। उनके लिए कुछ नहीं किया उन्होंने, एक स्टेप नहीं लिया कभी। कुछ इतने बड़े बड़े पैसे कमा के बैठे हैं, उनके लिए एक अच्छी वकीलों की टीम ही खड़ी करते, प्रोटेस्ट करते, वो कुछ नहीं। हाँ, अब जब एक पुलिस ने पकड़ लिया तो उनको छुड़ाने के लिए इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो ये लोगों से, जो हरे रंग के सांप है ना, घास में जो होते हैं, उनसे हमें ज़्यादा होशियार रहना है। तब हमारी कम्युनिटीज़ इतनी ताकतवर हैं कि इनका मुकाबला करेंगी। पर मुस्लिम कम्युनिटी ने, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मुस्लिम एज कम्युनिटी ने ये बुली बाई के लिए या सुली बाई के लिए कोई भी महत्वपूर्ण कदम एज ए कम्युनिटी नहीं उठाया। अगर हम माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी होगी, हमारी सिख कम्युनिटी होगी, एससी ओबीसी, सबकी आपने बात की कि सबकी लीडर तकरीबन करप्ट है, ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। मगर इन लोगों को चुन के तो हम ही लाते हैं ना। फिर जो हमारी पॉपुलेशन है, मैं तो पॉपुलेशन कहूंगा, क्योंकि वोटर्स की सोच अगर कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों को बार बार चुन के लाती है तो वो पॉपुलेशन की गिनती तक ही रह गए। हम सबकी कम्युनिटी माइनॉरिटीज़ की जागती क्यों नहीं, जब हमें मालूम है कि हमारे धार्मिक या कोई भी ऐसे जो मसले हैं, इनको ईमानदारी से नहीं आगे लेके आते सरकार के साथ या अपने हक के लिए। चुनते तो हम ही लोग हैं, तो फिर हम इनको कसूर कैसे देंगे? हमारे ही चुने हुए हमारे ही जड़ खोद रहे हैं, तो जागृति कैसे आएगी? कि किस तरह से लोगों को समझ आएगी कि हमारे ही चुने लोग हमारा ही सत्यानाश कर रहे हैं? धीरे धीरे आ रही है, धीरे धीरे लोगों को टेस्ट भी समझ में आ रहे हैं, धीरे धीरे लोगों को सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। मगर ये इतनी बड़ी साजिश है ना, देखिए ये तो दुनिया भर में साजिश है ना, कैपिटलिज्म के बाकी सब लोगों का पैसा अपने पास कब्जा कर लेना, ये तो बहुत ही बड़ा आर्ट है। तो इसमें ताकत और पैसा और सरकारी जो संसाधन होते हैं उसका इस्तेमाल होता है, इसीलिए हमारे लोग बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जागृति आ रही है, और जैसे ही जैसे ज़्यादा ज़्यादा जागृति आएगी तो अब कम्युनिटी के जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं उनके खिलाफ जनता आवाज़ भी उठा रही है। सीएनआरसी में जो महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो कि एक आई ओपनर होना भी चाहिए हमारी सब लीडरशिप के लिए, जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज़ की है, कि कोई भी एक भी लीडर साथ नहीं था महिलाओं के, कोई भी लीडर, और बल्कि मना ही कर रहे थे कि मत करो। लेकिन महिलाओं ने और नौजवानों ने खुद लीडरशिप अपने हाथ में ली, किसी की नहीं सुनी, इसीलिए सरकार को झुकना पड़ा। जिस तरह से किसान मोर्चा का इस तरह एग्जाम्पल, किसान मोर्चा का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर किसी भी बड़े लीडर की बात सुन भी लेते किसान लोग तो फिर फेल हो जाते। यही टेस्ट है। और अब एक जो हमें राजनीति को पैसा कमाने का जरिया बंद करना पड़ेगा देश की जनता को। ये राजनीतिज्ञ, ये सरकारी अधिकारी, ये जजेस, ये प्रेस वाले, हम भारत की जनता के नौकर हैं, तो हमें उनको नौकरों की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। और ये जो पैसा कमाने का धंधा है ना, पॉलिटिक्स, ये बंद करने के लिए जनता को आवाज़ उठानी पड़ेगी। वो अगर कामयाब होते हैं तो हमारी लीडरशिप अच्छी आएगी ही आएगी। लेकिन उस तरफ बहुत मजबूत कदम अब उठ रहे हैं। हमने भी एक जो संगठन बना रखा है और उसका भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस मिशन में अब सब लोग जुड़ रहे हैं कि भारत का संविधान को मजबूत करना है। भारत का संविधान ये कहता है कि सबको बराबर का हक मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा। तो जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ते जाएंगे, उसी तरह उसके साथ साथ ही हमारी जो करप्ट लीडरशिप है वो पीछे होती जा रही है, बैकफुट पे है, और धीरे धीरे करके अच्छे लोग आगे आ रहे हैं। मैं कुछ मसलों पर चाहता हूं कि कानूनी राय हम दुनिया तक शेयर करें। हमारी सी कम्युनिटी में, पंजाब में खास करके, संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले की टी शर्ट पहन ली, या घर में कोई भी धार्मिक लिटरेचर जो धर्म से रिलेटेड है, देश के अगेंस्ट उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इस तरह के धार्मिक लिटरेचर को बेस बनाकर सिख नौजवानों की गिरफ्तारी हो जाती है और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता है, देशद्रोह का केस डाल दिया जाता है उनके ऊपर। क्या हमारा देश का संविधान किसी भी
हमारे सिख लीडर की टी शर्ट या रिलीजियस बुक रखने पर कानून इस तरह से सजा दे सकता है, या आपको लगता है कि कानून का मिसयूज किया जा रहा है पंजाब के अंदर? अगर इस तरीके से बगैर किसी वजह हुए कोई भी मुकदमा बनाया जाता है किसी पे तो वो गलत है। कानून में प्रावधान एकदम साफ है। जब तक कि देश की अखंडता को खतरा पहुंचाने के लिए कोई कार्य ना किया जाए, जैसा कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाले कर रहे हैं, तब तक यूएपीए का मुकदमा नहीं बनता है। यूएपीए बना ही इसलिए था, और इससे पहले टाडा और पोटा था। पोटा रिपील हुआ था और यूए जो टाडा था उसको लैप्स इसीलिए होने दिया गया था क्योंकि उसका राजनीतिक कारणों से मिसयूज हो रहा था। आप ये जितने भी नौजवान पकड़े जाते हैं, आप देखेंगे कि उनके पीछे कोई ना कोई, ये नहीं होता कि पूरी कोई बड़ी साजिश के तहत हो रहा है। लोकल लेवल पे भी पुलिस वाले अपनी दुश्मनियां निकालने के लिए, रिश्वत लेने के लिए भी यूएपीए का मुकदमा लगा देते। तो इस चीज के अंदर जाना पड़ेगा। मैं खुद स्वयं सख्त कानूनों के फेवर में हूँ। इनका जो सोल्यूशन है वो ये है कि अगर कोई झूठा मुकदमा लगाया जाए किसी के ऊपर भी, तो जो पुलिस का ऑफिसर है या जो उसके पीछे राजनीतिक ताकतें हैं या जो उसका करप्शन या भ्रष्ट मोटिव है, तो उस पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ भी झूठा केस लगाने का मुकदमा उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए, उतनी बड़ी सजा उसकी होनी चाहिए जितना कि जिसके ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया है और जिन कड़ी धाराओं में लगाया गया है। यही इसका सोल्यूशन है, क्योंकि सख्त कानून होने देश के लिए जरूरी है, परंतु मिसयूज होना किसी भी सख्त कानून का, सब उस सख्त कानून से भी बड़ा अपराध होना चाहिए। ये इसका सही सोल्यूशन है, जो अगर हम करेंगे भी, जैसे हमने अपने सारे केसेस में वापस पुलिस के ऊपर भी मुकदमे किए हैं, तो मैं जिन लोगों को ऐसा झूठा फंसाया गया है तो उनको यही कानूनी सलाह मैं दूंगा कि आप पुलिस के ऊपर भी मुकदमा कीजिए यूएपीए का ही, क्योंकि ये भी एक तरह का देशद्रोह है कि अगर किसी बेगुनाह को बंद कर रहे हो आप और उसके मन में अगर देश के लिए कुछ नफरत आती है इसलिए कि मैं तो बेगुनाह था मुझे बंद कर दिया, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। एक अखिरला सवाल मैं जाते जाते आपसे जरूर पूछूंगा, इंडिया के अंदर जब भी इस तरह से माइनॉरिटीज पर हमले होते हैं, मुसलमानों के साथ जिस तरह से मॉब लिंचिंग होती है, सिखों को टारगेट किया जाता है, उआपा के केस डाल दिए जाते हैं, मगर उसके बाद कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से या पोजीशन की तरफ से या पावर में बैठे लोगों की तरफ से एक जिसे हम छदम बोलते हैं, एक फेक एनवायरनमेंट बना दिया जाता है कि यहाँ पर कानून है। इंडिया के बाहर जब इंटरनेशनल लेवल पर जब ये केस जाते हैं तो कहीं ना कहीं सबके दिमाग में आता है यार इतनी अंधेरगर्दी तो नहीं है, हमारे देश का कानून तो है। आपको लगता है कि कानून ईमानदारी से आज की डेट के अंदर ईमानदारी से काम कर रहा है माइनॉरिटीज के मामलों में? नहीं, सिर्फ नहीं कर रहा, ये तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस इस बात को कह चुके हैं, तो अब मेरे कहने की जरूरत ही नहीं बची है। लेकिन हम लोगों का देश है ना ये, कुछ लोग बेईमान अगर इसकी देश की व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी एससी एसटी माइनॉरिटीज और ओबीसीज की है कि वो 87% है देश का हिस्सा, वो उठ के खड़े हों, देश को मजबूत करें, संविधान को मजबूत करें, और ये जो कम मुट्ठी भर लोग हैं इनसे देश, इनके चुंगल से निकालें और संविधान से देश चलाएं। हमें इस बारे में एक प्रोएक्टिव काम करना पड़ेगा। इस बात से हमें बैकफुट पे नहीं जाना चाहिए कि ये जो ज्यादती हो रही है, अन्याय हो रहे हैं, ये मैंने आपको बताया ना कि ये इसलिए भी हो रहे हैं ना कि वो लोग देश लूट रहे हैं और उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमें सबको इकट्ठा होकर एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज को, जो कि 87% है देश का, उनको एक जन आंदोलन छेड़ना चाहिए पीसफुल, और देश को संविधान के हिसाब से ही चलाना है, ऐसा इंश्योर करना चाहिए। कोई और किसी की जो गलत कार्रवाई है या किसी की अन्याय है वो सहना ही नहीं है, संविधान ही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। ऐसा मुहिम जो हम लोग भी चला रहे हैं और बहुत सारे लोग चला रहे हैं, उसी से इनका सही सोल्यूशन होगा, नहीं तो ये ज्यादतियां होती ही रहेंगी। इसमें हमें एक चीज और करनी है कि जितने भी ऑपरेस्ड क्लासेस हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना भी जरूरी है। एससी एसटी और माइनॉरिटीज को और ओबीसी को एक प्लेटफॉर्म पे आना भी बहुत आवश्यक है। कहीं ना कहीं एकता की जरूरत है, एकता की बहुत बड़ी जरूरत है। जैसे ही हम लोग मजलूम लोग, कमजोर लोग, ऑपरेस्ड लोग इकट्ठे होंगे, जो जालिम हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, जो भ्रष्ट हैं, वो भाग खड़े होंगे। मीडिया का रोल, गोदी मीडिया कहने की जरूरत नहीं है, मगर मौजूदा हालातों में इस तरह के मसलों के ऊपर वन साइडेड न्यूज नेशनल चैनल्स पे चलती है, कहीं ना कहीं जो रोल मीडिया का बनता है सच दिखाने का, वो एकदम उसके उलट चल रहे हैं। ऐसे मीडिया के लिए कुछ मैं चाहता हूं कि आप जरूर बोलें। क्रिमिनल्स हैं, उनके लिए क्या बोलूं मैं, वो तो सब क्रिमिनल्स हैं ना। जैसे वो भ्रष्ट अधिकारी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उनका ध्यान बटाने के लिए जो मेन रोल अदा कर रही है, लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटा के इन आर्टिफिशियल मुद्दों की तरफ, जो कि उस असली चोरी को, बेईमानी को, डकैती को छुपा रहे हैं, वो यही क्रिमिनल मीडिया तो कर रही है।
क्यों नहीं रिपोर्ट करते कि देश की आज सुरक्षा खतरे में है चाइना से और पाकिस्तान से? क्यों नहीं रिपोर्ट करते? प्रधानमंत्री तक आके झूठ बोलते हैं कि 1 इंच भी जगह नहीं ली गई है, और उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर और हमारे जो देश की जो सेना अध्यक्ष हैं वो बताते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है वहाँ पे। ये क्या है? देश की हर एक संपदा बेच दी, उसकी तरफ कोई कोई कुछ उठाता है आवाज़? नहीं उठा रहा ना, क्योंकि ये क्रिमिनल्स हैं जो कि देश को लूट रहे हैं। और अब तो वैसे भी ओपन हो गया ना, जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया जो सो कॉल्ड है, क्रिमिनल मीडिया जिसे मैं कहता हूँ, वो तो सब बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस के ही कब्जे में है ना। तो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वही तो चोरी कर रहे हैं, वो अपनी चोरी खुद बताएंगे क्या? ये समझने की बात है। अब तो मीडिया सिर्फ आप जैसे लोग हैं जो सच्चाई ईमानदारी को प्रोजेक्ट करते हैं। जो सोशल मीडिया है ये है असली मीडिया, बाकी वो मीडिया तो क्रिमिनल्स हैं। उनके ऊपर तो जो देखे वो बेवकूफ़ बनेगा या गुमराह होगा या धोखा खाएगा, देखना ही नहीं चाहिए। आप देखिए आज जो सोशल मीडिया की रीच है वो इस क्रिमिनल मीडिया से करीब मेरे ख्याल से अब 20-25 गुना ज़्यादा है, और इसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। इसीलिए अब सोशल मीडिया पर भी हमला हो रहा है कि कोई भी रास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे लोगों को सच्चाई पता लगे। इसी से पता लगता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये सब लोग हारेंगे और हम लोग जीतेंगे, क्योंकि हम सच्चाई, इंसाफ और संविधान और कानून पे चलना चाहते हैं, और ये लोग बेईमान हैं। ये इन सब चीज़ों को तोड़ के ख़त्म करना चाहते हैं। आपने बोला कि हमारे जैसे मीडिया, हमारी भी कोशिश होती है कि अपने टीवी प्लेटफॉर्म के थ्रू इंटरनेशनल लेवल पर सच्चाई दुनिया के आगे लेके आएं, लेकिन हमें भी कहीं ना कहीं उआपा का डर रहता है कि हमारे किसी इंटरव्यू को एक वीडियो एविडेंस बनाकर हमारे ऊपर केस रजिस्टर कर दिया जाए। तो मैं वो कानूनी पक्ष भी आज मैं चाहूँगा कि दुनिया को भी पता लगे कि हम सच लेके आते हैं। अगर हमारे जैसे लोग जो इंटरव्यूज़ करते हैं सच लाने की कोशिश, मैं तो कोशिश कहूँगा, बहुत चेहरे ऐसे हैं, रवीश कुमार जैसे कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने इंडिविजुअल तौर के ऊपर अपनी वेबसाइट्स, पर्सनल पोर्टल बना लिए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो सच दिखा रहे हैं। अगर हम लोगों के ऊपर, इन लोगों के ऊपर ही वो वापा लगाने शुरू हो गए तो हमारे जैसे लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, आपने जो नाम लिया उससे आप अपना कंपैरिजन ना करें तो अच्छा रहेगा। आप जैसे लोगों को मैं कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ जिस बनिस्बत उनके जिनका नाम लिया आप लोग एक बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज से इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, इतनी रिसर्च करते हैं, तो मैं आप लोगों को उनसे कहीं ऊपर मानता हूँ। ये तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि जब आप ईमानदारी का काम करेंगे तो आप पे हमले होंगे ही। इस बात के लिए यही तो बुनियाद है जर्नलिज्म की। आप पे तो सबसे ज़्यादा हमले होंगे, वकीलों पे और जर्नलिज्म जो कर रहे हैं ईमानदार, उन पे तो हमले होने ही हैं, क्योंकि हम लोग चोरी पकड़ते हैं। जो ईमानदार वकील हैं उन पे भी हमले होते हैं, और जो ईमानदार पत्रकार हैं उन पे भी हमले होंगे। लेकिन आपको केयरफुल रहना है, और आपको अपने शब्दों का चयन जो है वो भी बहुत होशियारी से करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी कोई आप गलत बात बोलते हैं, लेकिन आपको अपने शब्दों का चयन भी ईमानदारी से करना है। किसी के जो आपको उस्काने की बात करते हैं उसके रिएक्शन में जो सोशल मीडिया वाले हैं खासतौर पे नहीं आना है हमें, क्योंकि हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग हारेंगे नहीं। हम संविधान बचाने का, संविधान में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो हर एक नागरिक की लगाई गई है वो संविधान को बचाने की भी लगाई गई। जो ओपन कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट है वो है कि इंसाफ होना ही नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ भी नजर आना चाहिए। तो जजिस को भी क्रिटिसाइज करना आप पत्रकारों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी। तो अगर आप ही अपने चीज़ों से पीछे हट जाओगे तो देश कहाँ जाएगा फिर? तो इसलिए डरना नहीं चाहिए। जब हम लोगों की अच्छी सरकारें आएंगी, SC ST OBC की, माइनॉरिटीज़ की, तो आप सब लोग हीरो होगे। मगर हम सबको मिलके जो हमारा मेन एम, जो सबसे प्राइम अब जो टारगेट होना चाहिए वो संविधान बचाना देश का। क्योंकि अब मनुवादी जो हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, संविधान को खत्म करने के लिए डायरेक्ट ऐलान कर चुके हैं। तो हम सब लोगों को भी कमर कस के संविधान और देश को बचाने के लिए खड़े हो जाना चाहिए। अपने आपस के डिफरेंसेस, गलत फहमियाँ या जो भी चीज़ें थी उनको पीछे रख के अभी हमें सबको भारत देश को मजबूत बनाना है, और वापस जो इन लोगों ने, मनुवादियों ने हाईजैक कर रखा है ना, हाईजैक से निकाल के देश को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलाना है। फिर देखिए सब लोग, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी तब। बिल्कुल संगत जी, सब तो आखिर जिस तरीके नाल पाचा साहब ने कहा है कि सच बोलने वालिਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ TV 84 ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਲਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਲੀ ਬਾਈ ਐਪ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਰਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮਹਿਮੂਦ ਪ੍ਰਾਚਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। खालसा वाहेगुरु जी फतेह।